गुड इवनिंग सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हमने अपने जो क्लासेस के जो शेड्यूल थे उसमें एक नया चेंज लाया है और वो चेंज है कि हमने आज से क्लास 9th का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। हम जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने क्लास 10th का वीडियो बनाया था। क्लास 10th में हमने क्लास 10th का मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ एक साथ। एक चल रहा है केमिस्ट्री पे और एक चल रहा है मैथ्स पे। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन चल रहा है और मैथ्स में जो जो चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। ये दोनों क्लासेस चलाए जा रहे हैं एक साथ। केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया है केमिस्ट्री में। अब कल से आपको जो वीडियो मिलना शुरू होगा वो आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चलेगा और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री चलेगा। अब इसके अलावा हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th का क्लास। क्लास 9th में हमने डिसाइड किया है कि हम लोग 2 क्लासेस एक साथ चलाएंगे। क्लास 9th का 2 क्लास एक साथ चलेगा। पहला क्लास चलेगा फिजिक्स का और दूसरा क्लास चलेगा मैथ्स का। जब फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 जो मोशन का है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लेंगे। तो तब तक हम लोग अभी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका और फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मोशन। तो उम्मीद है कि आपको ये मदद करेगा आपको प्रिपरेशन में। अभी कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीना टाइम है आपके स्कूल्स को खुलने में और ट्यूशन्स को स्टार्ट होने में। तब तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपका कुछ % सिलेबस खत्म कर दूंगा और आपको कुछ मदद होंगे इससे। तो अब जो क्लास 9th का भी जो क्लासेस का वीडियो है वो रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डेली मिलना शुरू हो जाएगा। मैथ्स का या फिजिक्स का कोई भी एक वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है फिजिक्स में, दैट इज मोशन। अब देखिए मोशन क्या होता है। अभी तक ने आपने जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसमें आपने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा होगा। एक रियल एनालिसिस नहीं लिया होगा किसी भी चीज का। यहाँ आपको हर एक चैप्टर का एक रियल एनालिसिस मिलेगा। जैसे कि व्हाट इज मोशन, मैं इसे डिफाइन करता हूं। अ बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with respect to time। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मोशन कब कहेंगे। अगर कोई भी एक बॉडी है जो कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और इसके साथ एक टर्म आता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रेस्ट का डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with respect to time। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहां पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे टाइम के रेस्पेक्ट में उसे हम लोग कहेंगे मोशन, रेस्ट कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करे उसे हम लोग कहेंगे मोशन। तो ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। या तो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा या तो अपना पोजीशन वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है। एक प्लेग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट ए पे है, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट बी पे आ गया, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट सी पे आ गया, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट डी पे आ गया। तो कर क्या रहा है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ई पे जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको पता है कि सबसे बेसिक जो यूनिट होता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए वो टाइम होता है। टाइम से ही फिजिक्स शुरू होता है। तो टाइम के साथ अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो कि वो एक पे है और 1 घंटे बाद भी आप जाके देख रहे हो कि वो ए पे ही है, तो वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में है।
अब आप बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा ए पे, आप 1 घंटे बाद आके देख रहे हो, शायद 1 घंटे में उसने 10 राउंड लगा लिया होगा, 10 राउंड लगाने के बाद यहां खड़ा हो गया होगा, वो तो मोशन में नहीं था, बट आपके रेफरेंस में वो रेस्ट में ही है, जहां था वहीं बैठा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने बेंच पे बैठे हुए, अपने टेबल पे बैठे हो, अपने बेड पे बैठे हो, तो आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो टाइम के साथ, 10 मिनट बाद भी आप वहीं पे बैठे हुए हो, इसका मतलब यह है कि आप रेस्ट में हो। और अगर आप इस चीज को लेके घूम रहे हो, कभी आप मोबाइल लेके अपने रूम में हो, कभी अपने आप चले गए बालकनी में चले गए, कभी आप अपने टेरेस पे चले गए, कभी आप किचन में चले गए, तो आप क्या कर रहे हो, अपने रूम्स को चेंज कर रहे हो, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो टाइम के साथ, तो आप मोशन में हो। यही डेफिनेशन होता है रेस्ट का और मोशन का। बसें दौड़ रही हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एक पॉइंट आता है जिसको समझाना बहुत जरूरी है, जिसे आपको लिखना भी चाहिए, और वो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है ये किसी भी, इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो एक बस है, किसी का स्कूल बस है, आपका ही स्कूल बस है, यहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं, ए और बी, और ये बस मोशन में है। चलिए इसको मान लेते हैं, बस इज मूविंग। एक आदमी सी है। अब इन तीनों के पोजीशन को डिस्कस करना है। अब यहां पर मैं लिखूंगा ए is at rest with respect to B. दूसरा, B is at rest with respect to A. मतलब A B के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और B A के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट A and B are in motion विथ रेस्पेक्ट टू सी। जो ए और बी रेस्ट में था, ए और बी के रेस्पेक्ट में, वही ए बी जो है वो मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये बस मूव कर रहा था, ये बस मूव कर रहा था, तो इस सी को लगेगा कि बस मूव कर रहा है तो ये दोनों लोग भी मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों आ गए मोशन में। और ए और बी जो अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं, इन दोनों के लिए ये दोनों रेस्ट में है। बी के लिए ए रेस्ट में है, ए के लिए बी रेस्ट में है। मतलब ये है, एक हमारे पास सटीक फॉर्मूला नहीं है मोशन और रेस्ट का। तो यहां से हम लोग एक नोट लिखते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है? It means no object is at complete rest or in complete motion. It depends upon the frame of reference of that object. मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट में और कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में नहीं है। इसके लिए आपको ये जानना है कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वो चीज डिपेंड कर रहा है। जैसे
आप ये नहीं कह सकते हो कि A and B आर इन रेस्ट. वाई? बिकॉज A and B आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट A and B आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू C. A and B are at rest with respect to each other and A and B are at motion. तो यहां से ये समझ में आता है कि मोशन और रेस्ट एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. मोशन और रेस्ट को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप यहीं पे एक और एग्जांपल देख लो. मान लो कि आप किसी एलिवेटर पे हो, एलिवेटर पे A और B है और एक बंदा बाहर खड़ा है C. ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एलिवेटर जा रहा है ऊपर. अब एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो A को क्या लगेगा कि B तो खड़ा है, तो B रेस्ट में है, और B को क्या लगेगा कि A उसके साथ खड़ा है तो A भी रेस्ट में है. मगर जो आदमी C है जो नीचे खड़ा है उसको क्या लगेगा कि A और B दोनों मोशन में है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है और एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो A और B भी ऊपर जा रहा है. तो A और B अगर ऊपर जा रहा है तो C कहेगा A और B दोनों रेस्ट में मोशन में है. अब जैसे कि मान लो आप अपने बेड पे बैठे हो, आपका भाई भी आपके साथ बेड पे बैठा हुआ है. आपका भाई को लगेगा कि आप भी रेस्ट में हो, आपको लगेगा कि आपका भाई भी रेस्ट में है. मगर अगर मान लो कोई अर्थ के बाहर निकल के देखेगा तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि अर्थ घूम रहा है. अब अगर उसको लगेगा कि अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के साथ साथ आप भी घूम रहे हो, आपके साथ साथ आपका बेड भी घूम रहा है, और अगर आपका बेड घूम रहा है तो आप भी घूम रहे हो. तो मतलब आप और आपके भाई दोनों लोग मोशन में आ गए. किसके लिए? जो प्लैनेट से बाहर निकल के देख रहे हैं. तो इसीलिए आप कभी भी ये मत कहना कि ये ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में है. आप बताना कि ये रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है भाई? तो मेरे रेस्पेक्ट में. ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में है? मेरे रेस्पेक्ट में. C कहेगा कि A मोशन में है, मगर B कहेगा कि A रेस्ट में है. C के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू C A इज इन मोशन, बट विथ रेस्पेक्ट टू B A इज एट रेस्ट. इस एलिवेटर वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे, इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हो. अगर आप इसको एग्जांपल के फॉर्म में देखोगे तो C बाहर खड़ा है और ग्राउंड पे खड़ा है, ये लोग A भी है. तो विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू C A इज इन मोशन, क्योंकि A ऊपर जा रहा है एलिवेटर के साथ. बट विथ रेस्पेक्ट टू B जो अंदर है उसके साथ, वो कहेगा कि A रेस्ट में है. तो देखो A रेस्ट में भी आ गया और A मोशन में भी आ गया. तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ये मत कह देना कि ये कंप्लीट रेस्ट में है ना ही कंप्लीट मोशन में है. वो किसके रेस्पेक्ट में है उसी चीज को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये कुछ बेसिक बातें थी किसी चीज को समझने के लिए कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कब ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे. अब कभी भी मत कहिएगा कि हम रेस्ट पे हैं. आप अपने हिसाब से रेस्ट में हो, आप उन लोगों के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो जो लोग अर्थ पे आपके साथ बैठे हुए हैं. मगर अगर कोई एलियन आपको बाहर से देख रहा है तो वो उसके लिए आप मोशन में आ गए. तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है. अब आगे चल के आता है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. देखो वैसे तो पर्सनली मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत छोटा दिया हुआ रहता है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है. स्केलर और वेक्टर के बारे में ज्यादा डिस्कशन क्लास 11 और 12 में होता है. इनके ऊपर एक एक बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं. जब आप क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ही पढ़ाया जाएगा. मगर जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आप बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ोगे. जैसे कि आपको मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन. ठीक है. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क, एनर्जी, प्रेशर, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं. ये सारे टर्म्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. और जब ये सब टर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे तो आपके स्कूल के एग्जाम में इन सब चीज का डेफिनेशन पूछा जाता है. डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये सारे टर्म्स तो आप चैप्टर 1 में ही पढ़ लोगे.
तो इन सब का आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, मगर डेफिनेशन के साथ साथ आपको दो चीज और पूछा जाता है कि इसका एसआई यूनिट बताइए। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि उसका यूनिट क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे 50 किलो। अगर आप सिर्फ 50 बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। 50 केजी भी हो सकता है, 50 टन भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है। तो क्या है 50? या फिर अगर मैं पूछूं कि आपका हाइट क्या है तो आप बोलोगे 5। तो 5 मीटर कि 5 सेंटीमीटर कि 5 किलोमीटर कि 5 डेसीमीटर, तो बताना बहुत जरूरी होता है कि उसका यूनिट क्या है। उसी यूनिट में से एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि आप साइंस को इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कोई जापान में होगा तो उसको जापानीज में पढ़ रहा होगा, कोई स्पेन में होगा तो उसको स्पेनिश में पढ़ रहा होगा। तो अलग अलग लैंग्वेज में सब साइंस पढ़ते हैं। कुछ लोग साइंस को हिंदी में पढ़ते हैं, मगर सबका एक चीज कॉमन होता है और वो होता है एसआई यूनिट। और उसके बाद आपको एक और चीज बताना है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। मतलब जो आपको क्वांटिटी पूछा जा रहा है वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, ये बताना है। और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में। 1 नंबर मिलेगा डेफिनेशन के लिए, आधा नंबर मिलेगा एसआई यूनिट के लिए, और आधा नंबर मिलेगा आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बताने के लिए। तो ये तीनों मिला के आपको 2 नंबर मिल जाएगा किसी भी चीज का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। आपको पूछेगा डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड ऑल्सो राइट वेदर इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझ जाए कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आता है, लिखिए स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन। स्केलर क्वांटिटीज, a physical quantity which is described completely by its magnitude is called scalar quantities. Example: length, distance, area. Length, distance, area. Volume, mass, time. Volume, mass, time. Power, energy, speed, टेम्परेचर। तो ये सब जो है ये सब स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बस उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं एक रिबन दे दूं और मैं पूछूं कि इसका लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे इसका लेंथ है 5 मीटर फॉर एग्जांपल। या फिर मैं बोल दूं कि इसका मास क्या है, तो आप इसका मास बोल दोगे कि 2 ग्राम। या फिर मैं इसका वॉल्यूम पूछ दूं, कुछ भी पूछ दूं, तो इसके लिए बस आपने इसका क्या बताया, बस आपने मैग्नीट्यूड बताया। आपने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में आप इसको यहां से यहां तक मेजर करो या फिर यहां से मेजर करो। जैसे कि मान लो ये पेंसिल, ये मार्कर है, इसका एक लेंथ होगा, तो आप अगर स्केल लेके यहां से यहां मेजर करोगे या फिर यहां से लेके यहां मेजर करोगे, दोनों बराबर है। यहां से यहां मेजर करोगे तो भी उतना ही लेंथ आएगा और यहां से यहां मेजर करोगे तो भी उतना ही लेंथ आएगा। अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसको आप स्केल में डाल दोगे, जो वेइंग मशीन होता है, तो उसमें जो इसका मास आएगा वही इसका मास है। अगर आप ऐसे रख के करो, चाहे ऐसे रख के करो, कैसे भी रख के करो, उसका वेट तो वही आएगा। तो इन सब क्वांटिटीज को आपको याद रखना है। इन सब क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद एक आता है जिसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फिजिकल क्वांटिटी
a physical quantity which is described by its magnitude as well as डायरेक्शन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी जरूरी है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट और भी बहुत सारे। इतना आप जान जाओगे तो काफी है, इतना आप अगर जान जाओगे तो काफी है। तो यहां पर ये देखना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जो जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, जैसे कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो उनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। मगर ऐसे क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का जरूरत है, जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सब लोग बराबर मानते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों डिफरेंट क्यों है। जब आप किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट बताते हो तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किस डायरेक्शन में हुआ है। उसके बाद वेलोसिटी आपको यह बताना नहीं काफी है कि स्पीड और वेलोसिटी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर भी डिस्कशन होगा कि स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार में दौड़ रही है, और वेलोसिटी का मतलब होता है कितने रफ्तार में दौड़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में और किस डायरेक्शन में दौड़ रही है। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आप उतार लीजिए। अब जैसे यहां पर देखिए कि लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई लेंथ है AB, ठीक है। अब अगर मैंने लिख दिया यहां पर AB इक्वल टू 5 मीटर, तो समझ जाना कि मैं AB का लेंथ का बात कर रहा हूं। मतलब यहां पर सिर्फ बात किसका हो रहा है, लेंथ का बात हो रहा है। या फिर मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कि बच्चों बात हो रहा है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, आपके हाथ में कितने पत्थर है, तो 10 पत्थर है, तो जो वो 10 पत्थर है वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। उसी तरह लेंथ 5 मीटर का है। अब अगर मैं AB को ऐसे लिख के यहां एक एरो लगा दूं 5 मीटर, और मैं यहां लिखूंगा टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कैसे डायरेक्शन है भाई, तो ऊपर में क्या लिखा है 5 मीटर। कहां 5 मीटर, यहां भी हो सकता है, ऐसे 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 कहीं भी हो सकता है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। मगर यहां देखो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ ही आपको 5 मीटर लेना है, आपको ईस्ट में ही जाना है। तो ये जो ईस्ट है ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। आपको मैं कह दूं कि 5 मीटर चलो, तो आप कहीं से उठ के 5 मीटर चल दोगे, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। आप 5 मीटर आप चल लिए। मगर अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर यहां से नॉर्थ के तरफ जाइए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 5 मीटर भी चलना है और नॉर्थ के तरफ भी जाना है। मतलब आपका 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ वाला जो है वो डायरेक्शन हो गया, तो वो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 मीटर चलना है, तो वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और उसको कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। कहीं भी अगर आप ये वेक्टर साइन देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और एरो का मतलब ही होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारा शुरुआत होता है पहले टॉपिक का, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस?
डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। द एक्चुअल लेंथ और पाथ covered by a body the actual length or path covered by a moving body is called distance. Distance is a scalar quantity SI unit of distance is meter, small m. SI unit of distance is meter. तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिस्टेंस का मैंने डेफिनेशन लिखा है, द एक्चुअल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द मैग्नीट्यूड. एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसको हम लोग एम लिखेंगे. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज डिफाइंड एज द shortest path between the initial and final position of a moving body. It is a vector quantity, SI unit is मीटर. सो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसका SI यूनिट मीटर है, इसका भी SI यूनिट मीटर ही है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है. अब इसको आप समझिए एक एग्जांपल के थ्रू. हम लोग इसको समझते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो ए से चलना शुरू किया, ए से चल के बी में गया 5 मीटर चल के, और बी से ये सी पे गया 4 मीटर चल के, या फिर यहां ये 3 मीटर चल के गया और यहां 4 मीटर चल के गया. ए से शुरू किया, बी पे गया, बी से ये सी पे गया, ए से बी गया 3 मीटर और बी से सी गया 4 मीटर. अब अगर मैं पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 मीटर यहां, 4 मीटर यहां, टोटल कितना हो गया 7 मीटर. अब अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 5 मीटर. कैसे? इसका ए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, सी क्या है, फाइनल पोजीशन है. तो ये वाला नहीं देखना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है. द शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट, ये वाला तो लंबा हो जाएगा ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट. मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं. जैसे कि मान लीजिए कि एक रोड है ए से बी तक, ये 100 मीटर का है. ठीक है, एक बंदा ए से शुरू किया और ये बी तक चला गया. ठीक है, बी से ये रिटर्न आया और यहां आके रुक गया, सी पे आके रुक गया, जो कि बी से 40 मीटर का है. मतलब ए से वो बी गया और बी से, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, होम है, ये आपका स्कूल है, और ये यहां आइसक्रीम मिल रहा है, आइसक्रीम शॉप.
तो आप घर से निकले, स्कूल गए, घर से स्कूल का डिस्टेंस है 100 मीटर। आप स्कूल से जब निकले तो घर आने के बजाय बीच में आप रुक के आइसक्रीम के दुकान पर आप आइसक्रीम खाने लगे। वो आइसक्रीम का दुकान स्कूल से 40 मीटर दूरी पे है। तो बताइए कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो बोलिए, घर से स्कूल गए कितना मीटर चल के, 100, और स्कूल से आइसक्रीम के दुकान पे आए कितना, 40। तो 100 + 40 140 मीटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, घर से कहां तक नापिएगा, आइसक्रीम के दुकान तक। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यहां से यहां तक 100 है, यहां से यहां 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होता है। एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगले क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। रेगुलर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे मैथ्स और फिजिक्स के। पढ़ते रहिए और अपना स्पिरिट हाई रखिए पढ़ने का, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।